Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में कि उसके पार्ट्स कौन-कौन से होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन कैसे करता है और उसके इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक फंक्शंस कौन-कौन से होते हैं। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो नेटवर्क होता है कुछ ऑर्गन्स का और टिश्यूज का। उनमें इंक्लूड होते हैं हमारे एयर रेस्पिरेटरी एयरवेज, हमारे दोनों लंग्स और ब्लड वेसल्स। जिन ब्लड वेसल्स से हमारे जो ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन वाले जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो वापस से कलेक्शन होते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ मसल्स भी होती है, जैसे इंस्पिरेटरी मसल्स, एक्सपिरेटरी मसल्स, इंटरकोस्टल्स मसल्स। ये मसल्स हमारे लंग्स को पावर देती हैं फंक्शन करने के लिए। इन्हीं इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है उससे हमारे लंग्स को सपोर्ट मिलता है और हमारे लंग्स प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकते हैं। इन्हीं पार्ट से हो करके हमारे बॉडी में पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है। जब हम अपना सैचुरेशन लेवल चेक करते हैं, जो कि हमें SpO2 पता से इंडिकेट किया जाता है। जब भी हम ऑक्सीमीटर के साथ अपना SpO2 चेक करते हैं तो हमारा जो सैचुरेशन लेवल है वो 98 99 ऐसे आता है। इस सैचुरेशन लेवल का मतलब है कि हमारे बॉडी में इतनी ऑक्सीजन है और ये ऑक्सीजन लेवल पूरे बॉडी में ब्लड के थ्रू या इन्हीं नेटवर्क्स के थ्रू सर्कुलेट होते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं या डिऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं वो हमारे लंग्स और हार्ट के थ्रू कलेक्ट होते हैं और फिर लंग्स के थ्रू वो एक्सेल आउट होते हैं। इनका एक्सचेंज कहाँ होता है और कैसे होता है ये हम बात करेंगे अपने आगे की स्लाइड्स में। ये है एक रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स। पहला हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो स्टार्ट होता है वो नेजल या माउथ से स्टार्ट होता है। फिर विंड पाइप के थ्रू वो ट्रैकिया से कनेक्टेड रहते हैं और ट्रैकिया कनेक्टेड रहते हैं ब्रोंक्यूल से। और दोनों जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो दोनों लंग्स, लेफ्ट एंड राइट लंग्स के साथ अटैच होते हैं। लंग्स के निचले हिस्से में यानी बेस में डायफ्राम होता है जो सपोर्ट करता है या इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के समय इसका मूवमेंट भी होता है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं। सिर्फ इनहेल या एक्सेल करने के अलावा, यानी सिर्फ सांस लेने या छोड़ने के अलावा भी इसके कुछ फंक्शन होते हैं। जैसे इसी के थ्रू, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू ही हम बात कर सकते हैं या हम किसी चीज को स्मेल कर सकते हैं। अगर किसी के नेजल कैविटी में कंजेशन हो तो उसके स्मेल करने की जो क्षमता होती है, जो कॉमन कोल्ड में होता है, वो चली जाती है। उस और इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी है कि वो हमें स्मेल करने की एबिलिटी देता है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर से, जो वार्म एयर होती है उस टेम्परेचर को मैच करवाता है और ह्यूमिडिटी के अकॉर्डिंग मॉइस्चराइज करता है अकॉर्डिंग टू द बॉडी नीड्स। जैसे जैसे बॉडी की नीड होती है उस बॉडी के थ्रू ये मॉइस्चराइज कराता है और
जो वार्म एयर होता है उसे मैच करवाता है हमारे बॉडी के टेम्परेचर। रेस्पिरेटरी सिस्टम ही ऐसा एक सिस्टम है जो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर पूरे बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर करवाता है हर एक छोटे से छोटे सेल्स में। रिमूवल यानी वेस्ट गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिमूवल होता है वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही पार्ट होता है, क्योंकि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में स्टोर हो गया है तो वो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है और उस टॉक्सिसिटी के कारण किसी की जान भी जा सकती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग के कारण ये टॉक्सिसिटी होने नहीं पाती है, क्योंकि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो एक्सपेल आउट हो जाता है। ये हमारे एयरवेज को प्रोटेक्ट रखते हैं हार्मफुल सब्सटेंसेस या इरिटेंट के साथ। अगर जैसे एलर्जिक रिएक्शंस में होता है कि कोई भी इरिटेंट या ट्रिगर हमारे नेजल कैविटी के थ्रू हमारी एयरवेज में जाते हैं, तब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं। बेसिकली हमारे एयरवेज में प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म होते हैं जो इन एलर्जेंस के साथ फाइट करते हैं, लेकिन हमारे नेजल हेयर्स जो होते हैं उनके थ्रू डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयरवेज में एंटर नहीं कर पाते। इसलिए ये हमारे एयरवेज को प्रोटेक्ट भी करता है हार्मफुल सब्सटेंसेस या इरिटेंट से। इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि एक में ऑक्सीजन इनहेल किया गया। जैसे ही ऑक्सीजन इनहेल किया गया लंग्स हमारे एनलार्ज होते हैं और हमारा जो डायफ्राम का मूवमेंट होता है वो नीचे की तरफ हो जाता है। उसी उसी तरीके से जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं तो हमारे जो स्पेस होता है चेस्ट का वो कम होता है और डायफ्राम के मूवमेंट भी होती है। इनहेलेशन और एक्सेलेशन मेन एंड प्राइमरी फंक्शन होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के। अगर किसी की इनहेलेशन नहीं है सही या उसके लंग कैपेसिटी सही नहीं है, जो कि ब्रोंकियल अस्थमा या ब्रोंकिएक्टेसिस ऐसे सीओपीडी ऐसे कंडीशंस में बहुत ही कॉमन होते हैं, तब लंग डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम यानी एआरडीएस डेवलप होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। हमने पिछले कुछ स्लाइड्स के पिक्चर्स में कुछ पार्ट्स देखे थे। अब उन पार्ट्स को हम इंडिविजुअली समझते हैं कि उनका पर्टिकुलर फंक्शन क्या होता है। मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे माउथ है, नोज है, साइनस है, और आगे जो स्लाइड्स में हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। इन एयरवेज का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है लंग्स में एयर को डिलीवर करना, और इस डिलीवरी प्रोसेस में हमारे कुछ पार्ट्स हेल्प करते हैं और उन्हीं पार्ट्स के बारे में अब हम बात करते हैं। पहले है हमारे माउथ या नोज। इन पार्ट से हमारे जो बेसिक इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होता है, जिससे एयर इनहेल हो सकता है या एक्सहेल हो सकता है। इनहेलेशन माउथ के थ्रू भी हो सकता है या नोज के थ्रू भी हो सकता है। एक्सहेलेशन नोज के थ्रू भी हो सकता है या माउथ के थ्रू भी हो सकता है। फिर आते हैं हमारे साइनस। ये एक हॉलो एरिया होते हैं जो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं हेड में, जो रेगुलेट करते हैं कि बॉडी जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसका टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी कितना है। अगर जैसे हम जिसको किसी को भी साइनस की प्रॉब्लम होती है तो उन पेशेंट्स में साइनस के एबनॉर्मेलिटी के कारण जो रेगुलेशन होता है टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी का, जिस एयर को वो इनहेल करते हैं वो नहीं हो पाता।
फिर आते हैं हमारे फेरिंग्स यानी थ्रोट। ये एक ट्यूब होती है जो कि हमें कनेक्ट करती है फेरिंग्स के थ्रू हो करके नेजल कैविटी, फिर फेरिंग्स, और फिर हो करके हमारे विंड पाइप से के थ्रू हमारे जो लंग्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं। जब भी हम कोई इनहेल करते हैं तो वो हमारे फेरिंग्स में जाता है, और फेरिंग्स के बाद वो हमारे विंड पाइप से नीचे की तरफ यानी हमारे लंग्स की तरफ डिलीवर होने लगता है। ट्रैकिया, ये हमारे थ्रोट यानी फेरिंग्स और लंग्स को कनेक्ट करता है। ये एक ब्रिज जैसा होता है जो थ्रोट और लंग्स के बीच में रहता है। इसमें सर्कुलर रिंग्स होती है जो उसे प्रोटेक्ट करती हैं, सो दैट उसका फॉल ना हो सके या वो एक पर्टिकुलर पोजीशन में इंटैक्ट रखे। ब्रोंकियल ट्यूब्स, जैसे ही हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर पार्ट में आते हैं तब हमें वहां दो ब्रोंकियल ट्यूब्स मिलती हैं। उन ब्रोंकियल ट्यूब्स से हर एक लंग्स कनेक्टेड होता है, जैसे राइट ब्रोंकियल ट्यूब से राइट लंग, लेफ्ट ब्रोंकियल ट्यूब से लेफ्ट लंग। फिर आते हैं हमारे लंग्स। हमारे बॉडी में एक पेयर ऑफ लंग्स यानी दो लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जो राइट लंग होता है हमारा वो साइज में थोड़ा बड़ा होता है, और जो लेफ्ट लंग होता है क्योंकि वहाँ एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है जहाँ हार्ट को वो स्पेस देता है, उसके साइज में थोड़ा कम रहता है। हमारे लेफ्ट और राइट लंग में दोनों में लोब्स होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। इन्हीं लोब्स की फंक्शनिंग के कारण ही हम इनहेलेशन या एक्सहेलेशन कर पाते हैं। हर लोब को डिवाइड करते हैं कुछ फिशर्स। उन फिशर्स वो ऑब्लिक हो सकते हैं या हॉरिजॉन्टल फिशर भी हो सकते हैं। ये है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो शुरू होता है नेजल कैविटी यानी कि नॉस्ट्रिल से, फिर एपिग्लोटिस और फेरिंग्स से होते हुए ये हमारे नीचे ट्रैकिया से कनेक्ट होता है। ट्रैकिया हमारे कनेक्ट होते हैं प्राइमरी ब्रोंकस से यानी हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं उससे। फिर ईच ब्रोंकियल ट्यूब्स यानी लेफ्ट और राइट ब्रोंकियल ट्यूब्स कनेक्ट होते हैं लेफ्ट और राइट लंग्स से रिस्पेक्टिवली। हमारे जो लंग्स होते हैं उनके बेस में यानी निचले हिस्से में डायफ्राम होता है जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन के साथ जिसका भी मूवमेंट होता है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो एंटायरली प्रोटेक्टेड होते हैं प्लूरल कैविटी में, और वहाँ रिब केज से भी प्रोटेक्टेड होते हैं। इसीलिए अगर रिब किसी को रिब फ्रैक्चर है तो ये उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ जाती है, और ये चांसेस होते हैं कि रिब फ्रैक्चर वो या पर्टिकुलर रिब पंक्चर करे लंग्स को। लेकिन अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली उसके लंग्स में कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी हुई। हमारे जो लेफ्ट लंग है उस में एक स्टर्नम के साइड यानी ब्रेस्ट बोन के साइड में एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, जिस कार्डियक नॉच में हमारे हार्ट वो सिचुएटेड होते हैं, वहां उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पेस रहता है। लंग्स के बाद जो ब्लड स्ट्रीम्स जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं उससे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवर होते हैं। जो हमारे मसल्स या बोन जो होती हैं वो अगर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ जो एसोसिएटेड होती हैं वो होते हैं डायफ्राम और रिब्स, और उसके साथ साथ इंटरकोस्टल मसल्स भी एसोसिएटेड होती हैं। डायफ्राम ये ऐसा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर रहता है जो हमारे लंग्स के इन यानी हमारे लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के साथ साथ उसका भी मूवमेंट होता है, यानी हमारे लंग्स के एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन में इसका भी एक सपोर्टिंग रोल रहता है।
हमारी जो रिब्स होती हैं, जो बोनी स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे लंग्स और हार्ट को। जैसा मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि रिब्स हमारी 12 पेयर की जो रिब्स होती है, उन रिब्स में हमें प्रोटेक्शन मिलता है हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को। ये है हमारा इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का प्रोसेस। जैसे ही एयर इनहेल करते हैं तो हमारी जो रिब केज होती है वो एक्सपांड करती है, क्योंकि हमारे जो रिब मसल्स होते हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उसी के साथ साथ जैसे ही एयर हमारे लंग्स में आता है तो हमारे जो लंग्स है वो एक्सपैंड करते हैं, और उसी एक्सपेंशन के कारण हमारा जो डायफ्राम है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ आता है। और इस प्रोसेस, ये कंप्लीट प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। यानी हमारे नेजल कैविटी से जैसे ही एयर एंटर हुआ, एंटर होने से हमारे ट्रैकिया के थ्रू लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस के थ्रू अपने अपने लंग्स में जैसे ही एयर एंटर करता है तो हमारे जो रिब केज होते हैं वो हमारे एक्सपांड करते हैं और रिब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। उसी के साथ लंग्स का एक्सपेंशन होता है, और फिर हमारे जो डायफ्राम होते हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट होता है नीचे की तरफ। इस पूरे प्रोसेस को हम इनहेलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं एक्सहेलेशन के बारे में। जैसे ही एयर हमारे एंटर हो गए हैं लंग्स में, हमारा रिब केज जैसे ही नीचे की तरफ मूवमेंट किया है, उसके बाद हमारे जो लंग्स एक्सपैंड थे वो अब रिलैक्स होने की कोशिश करते हैं। जैसे वो रिलैक्स होते हैं तो हमारे जो रिब केज है वो छोटा होने लगता है, रिब मसल्स रिलैक्स होने लगती हैं, डायफ्राम का मूवमेंट अपवर्ड होने लगता है, और हमारे लेफ्ट और राइट ब्रोंकस के थ्रू, ट्रैकिया के थ्रू हमारे माउथ से या नेजल से हम एक्सपेल आउट कर देते हैं एयर को, यानी एक्सहेलेशन कर देते हैं। इस एक्सहेलेशन में जो मेन डायफ्राम का मूवमेंट होता है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है, यानी क्योंकि वो रिलैक्सेशन कर रहा है इसलिए वो अपवर्ड को मूव करेगा जैसे ही लंग्स रिलैक्स होते हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैरी करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। हमारे एक्सहेलेशन के साथ जो एयर हम ब्लो आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इनको करने के लिए जो कंपोनेंट्स जो लंग्स और ब्लड वेसल्स के साथ काम करते हैं वो होते हैं हमारे एल्वियोलाई, ब्रोंकियोल्स और कैपिलरीज। एल्वियोलाई ऐसे छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो टर्मिनल एंड, ब्रोंकियल्स के जो टर्मिनल एंड होते हैं वहां प्रेजेंट होते हैं। इस टर्मिनल एंड में जो एल्वियोलाई होते हैं वहां बेसिकली एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। वहाँ ऑक्सीजन हमारा जो मिक्स होता है वो ब्लड के साथ होता है, और उसी के साथ बनता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और उसके बाद फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो होता है कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसकी भी कुछ ब्रांचेस होती हैं, यानी हमारे जो ब्रोंकियल ट्यूब्स होते हैं उनकी जो छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं जो एक पेड़ के टहनी के गुच्छे जैसे लगते हैं, उन्हीं के आखिरी एंड में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है। फिर हमारे कुछ कैपिलरीज प्रेजेंट है जो एल्वियोलाई वॉल से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। लंग लोब्स, यानी कि हमारे लंग्स में कुछ लोब्स होते हैं, यानी हमारे जो लंग्स है वो डिवाइडेड होता है लोब्स में। जो हमारा राइट लंग होता है
उसमें बेसिकली हमारे 3 लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। लेकिन हमारे जो लेफ्ट लंग होता है उसमें कार्डियक नॉच के प्रेजेंट होने के कारण वहां पे सिर्फ हमारे 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। प्लूरा हमारा एक सैक होता है जो पूरे लंग और लंग के लोब और लंग्स को चेस्ट वॉल से सेपरेट करता है। यानी हमारा जो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर रहता है उसको एक हर लोब को लंग्स और की चेस्ट वॉल से सेपरेट करने का जो काम होता है वो होता है प्लूरा। इन स्ट्रक्चर्स के बाद कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे एयरवेज में, यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट होते हैं। उनमें से एक है सीलिया। ये एक बहुत छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि कोई भी इरिटेंट या डस्ट पार्टिकल हमारे एयरवेज में एंटर ना करे। फिर आते हैं हमारे एपिग्लॉटिस। हमारे एपिग्लॉटिस में टिश्यू फ्लैप प्रेजेंट होता है जो एंट्रेंस होता है ट्रैकिया के लिए, जो बंद होता है जब हम खाते हैं और ओपन होता है अगर कोई भी हम एयरवेज में जा रहे हैं। यानी वो फूड पाइप और विंड पाइप के बीच का एक एंट्रेंस पॉइंट होता है। फूड को स्वेलो कर रहे हैं तो वो ओपन हो जाता है और हमारे विंड पाइप में फूड को जाने से प्रिवेंट करता है, यानी प्रोटेक्ट करता है कि हमारी फूड पाइप, हमारी विंड पाइप में हमारा फूड पार्टिकल्स ना जाए। फिर हमारे जो लैरिंक्स, लैरिंक्स या उसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ये हॉलो ऑर्गन होते हैं जिसकी वजह से ही हम बात कर पाते हैं या साउंड प्रोड्यूस हो पाता है जब एयर का इन होता है या आउट। यानी जैसे एयर नीचे की तरफ मूवमेंट करता है और बाहर की तरफ मूवमेंट करता है उस वक्त हमारे हॉलो ऑर्गन यानी हमारे वॉइस बॉक्स से साउंड प्रोड्यूस होती है। ये है हमारे स्ट्रक्चर्स जो है एपिग्लॉटिस, जिसके सुप्राग्लॉटिस है, और ग्लॉटिस जो वोकल कॉर्ड होती है, और सब ग्लॉटिस। ये पूरा मिला के हमारे बनते हैं लैरिंग्स के पार्ट। फिर आते हैं हमारे ट्रैकिया, और उस ट्रैकिया में इसोफेगस। हमारे एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं कि अगर हम फूड पार्टिकल्स या हम कोई खाना खा रहे हैं तो वो हमारी सांस की नली यानी विंड पाइप में ना जाए। अब बात करते हैं हम लंग्स के बारे में। लंग्स ही मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है हमारे बॉडी का। हर सेल में ऑक्सीजन डिलीवर करवाना और हेल्दी रखना, अलाइव रखना, ये हमारे लंग्स का प्राइमरी फंक्शन होता है। ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में डिलीवर करवाना और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सपेल करवाना या बॉडी से उसको हटाना, ये भी एक लंग्स का ही फंक्शन है। जो गैसेस होती है वो वेस्ट प्रोडक्ट होती हैं, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सपेल करवाना काम। और लंग्स के मेन जो स्पेशली जो डिजाइन होते हैं वो होते हैं एक्सचेंज गैसेस के लिए, जो कि एल्वियोलाई में होता है। यानी वहां पे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले हुए ब्लड्स एक्सचेंज होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एक्सपेल हो जाता है और ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू मिक्स होकर के ऑक्सी हेमोग्लोबिन होकर के पूरे बॉडी में वो ट्रेवल करता है, जिससे हमारे पूरे बॉडी की जो है डिमांड वो पूरी होती है। हमारे जो लंग्स होते हैं उसमें 2 पेयर होते हैं, यानी कि 2 लंग्स होते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं
और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं, क्योंकि वहां पे एक स्पेस कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है, जिसके कारण वहां का जो स्पेस होता है वो कम रहता है। राइट में हमारे सुपीरियर है, मिडिल है और इंफीरियर है। हमारे लेफ्ट में सुपीरियर है और इंफीरियर है। हमारे लंग्स को कनेक्ट करते हैं ट्रैकिया से जो ब्रोंकियस ब्रोंकियल ट्यूब्स है। लेफ्ट ब्रोंकियल लेफ्ट लंग को कनेक्ट करती है, राइट ब्रोंकियस राइट लंग को कनेक्ट करती है। फिर उन्हीं ब्रोंकियल ट्यूब से जो सेकेंडरी ब्रोंकस होते हैं वो जनरेट होते हैं, और उन सेकेंडरी से फिर हमारे टर्शियरी ब्रोंकस जनरेट होते हैं। लंग्स के निचले हिस्से में डायफ्राम होता है, जो इंस्पिरेशन में नीचे और एक्सपिरेशन में ऊपर की तरफ उसका मूवमेंट होता है। जैसा हमने पिछले स्लाइड में पिक्चर के डिस्क्रिप्शन, यानी हम पिक्चर को जब हम डिस्क्राइब कर रहे थे तब हमने बताया, बात किया कि हर लंग एक ब्रोंकस के ट्यूब से कनेक्टेड होता है, और उस ब्रोंकस ट्यूब को अगर हम देखें तो वो उल्टा एक वाई की तरह दिखता है, कि जो एक ट्रैकिया आती है और ट्रैकिया से फिर 2 पार्ट्स हो जाते हैं, 2 लेफ्ट और राइट ब्रोंकस हो जाते हैं, जहां से फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस और फिर एट द एंड एल्वियोलाइज जनरेट होते हैं। इस इसको हम वाई शेप ब्रोंकल या वाई शेप ब्रोंकियल ट्री भी कह सकते हैं, या सिर्फ इसे ब्रोंकियल ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी ब्रोंकस जनरेट होते हैं। ये है हमारे बेसिक एक ब्रोंकियल ट्री, जिसमें लैरिंग्स है, हमारे ट्रैकिया है, और फिर ट्रैकिया से 2 पार्ट डिवाइड हो रहे हैं, जो होते हैं प्राइमरी ब्रोंकिया। प्राइमरी ब्रोंकिया से हमारे सेकेंडरी ब्रोंकिया निकलते हैं, फिर टर्शियरी, और एट द एंड वो होते हैं ब्रोंक्यूल्स, और उन्हीं के एंड में, टर्मिनल एंड में प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, जिनमें गैसेस एक्सचेंज होते। जो हमारे ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे स्ट्रक्चर के होते हैं, यानी बहुत एक बाल के जितने पतले और छोटे होते हैं, और उनमें जो एयर सैक जो एल्वियोलाई होता है वो भी बहुत ही छोटा होता है, यानी एक बहुत छोटे से बैलून की तरह शेप होता है। और पहले जो हमारे जो मेन ट्यूब्स निकलती हैं, जो ब्रोंकस, मेन प्राइमरी जो ब्रोंकस होते हैं वो बड़े होते हैं, फिर उससे छोटे होते हैं हमारे सेकेंडरी, और सेकेंडरी से हमारे छोटे होते हैं टर्शियरी, और टर्शियरी से फिर ब्रोंक्यूल्स, वो और छोटे स्ट्रक्चर होते जाते हैं। एट द एंड जब एल्वियोलाई आता है तो वो बहुत ही छोटा सा एक स्ट्रक्चर होता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, जो कि गैस एक्सचेंज का है। अप्रोक्सीमेट अगर हम बात करें तो 600 मिलियन एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, और लंग्स हमारे में जो एल्वियोलाई होते हैं वो बहुत छोटे शेप के जरूर होते हैं, लेकिन उनका जो सरफेस एरिया होता है वो एक टेनिस कोर्ट के बराबर सरफेस एरिया होता है, यानी कि उसमें इतना ऑक्सीजन इनफ जनरेट किया जा सकता है जो पूरी बॉडी में, बॉडी की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। ये है होती है हमारी मैकेनिक्स ब्रीदिंग की, जिसमें एयर हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, लंग्स एक्सपैंड होता है, डायफ्राम का मूवमेंट डाउनवर्ड होता है, और इस प्रोसेस को इनहेलेशन कहते हैं। डायफ्राम का मूवमेंट अपवर्ड होता है, लंग्स हमारे रिलैक्स होते हैं, लंग्स रिलैक्स होते ही हम अपने एयरवेज के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सपेल करते हैं। इस प्रोसेस को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। अब बात करते हैं हम आर्टेरियल ब्लड गैसेस के बारे में। आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट यानी एबीजी टेस्ट ये मेजर करता है पीएच की, पीएच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पीएच कैसा है ब्लड का, आर्टरी में, यानी जो
ब्लड आर्टरी में है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस है और ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है उनका पीएच लेवल क्या है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम एबीजी टेस्ट करवाते हैं। एबीजी टेस्ट हमेशा किसी आर्टरी से ही ब्लड निकाल के करना चाहिए जहां पे ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल मेजर किया जा सके उससे पहले कि वो बॉडी टिश्यू में एंटर करे। यानी बॉडी टिश्यू में एंटर करने से पहले उनके जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल चेक करने के लिए हमें ऐसी जगह के आर्टरी से निकालना है। उस ब्लड को ही, आर्टेरियल ब्लड को हमें एबीजी टेस्ट के लिए ले जाना होता है सैंपलिंग के लिए। उस सैंपलिंग से हम वहाँ के पीएच लेवल का पता लगा सकते हैं। जिस एबीजी टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी PaO2 क्या है। इससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि कितना प्रेशर ऑक्सीजन का डिसॉल्व हो रहा है ब्लड के साथ और कितने अच्छे से वो पूरी एयर स्पेस में ट्रेवल कर रहा है, यानी कितना ऑक्सीजन मूव कर रहा है लंग से ब्लड में। अगर लंग से ब्लड में मूव करने वाला ऑक्सीजन उसका पार्शियल प्रेशर कम है तो इसका मतलब है कि बॉडी की जो मेटाबॉलिक डिमांड है वो पूरी नहीं हो रही। सेम केस होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, यानी इससे हम पार्शियल प्रेशर मेजर करते हैं और ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना डिसॉल्व हो रहा है ब्लड के साथ और कितने अच्छे से बॉडी से बाहर निकल रहा है, यानी एक्सपेल हो रहा है। फिर जो पीएच हम मेजर करते हैं वो हाइड्रोजन आयंस का मेजर करते हैं ब्लड में, जिसकी जो नॉर्मल जो पीएच होती है वो 7.35 और 7.45 के बीच में रेंज करती। अगर 7.0 से पीएच रहता है तो वो एल्कलाइन होता है, अगर ऊपर है तो वो एसिडिक रहता है। ये होता हमारे जो सर्कुलेशन है, बेसिक सर्कुलेशन सिस्टम, जहाँ से ब्लड मूव आउट, एयर हमारे मूव आउट होते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके। जो जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलता है तो वो बनता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी से कलेक्ट होकर ब्लड के साथ मिलता है तो उसे हम कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि इस पिक्चर में ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जैसे ही एयर अंदर आए यानी इनहेल करते हैं तो एल्वियोलाई में और हमारी जो वहाँ कैपिलरीज है उनमें जो ब्लड प्रेजेंट है उनमें ट्रेवल करता है ऑक्सीजन और ये एक्सचेंज होता है हमारी एल्वियोलाई में। फिर जैसे ही वो पूरी बॉडी से सर्कुलेट हो जाता है थ्रू हार्ट के पंपिंग इफेक्ट से, फिर वो हमारे हार्ट में कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद हमारे जो लंग्स में फिर से एल्वियोलाई में एक्सचेंज होता है, जहाँ ब्लड फिर से मूवमेंट करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारे एल्वियोलाई से हमारे ब्रोंकियल्स और ब्रोंकियल से ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमारे नेजल एयरवेज या माउथ से वो एक्सपेल हो जाते हैं। पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को जानने और समझने के बाद अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर के बारे में कि रेस्पिरेटरी फेलियर होता क्या है। रेस्पिरेटरी फेलियर एक ऐसी क्लिनिकल कंडीशन होती है जो तब होती है अगर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 60 mm ऑफ Hg से कम हो जाए या पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का 50 mm Hg से ज्यादा हो जाए। रेस्पिरेटरी फेलियर ऐसी कंडीशन है जहां रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है हमारे बॉडी के गैसियस एक्सचेंज के फंक्शंस को रेगुलेट करने में, और उसी प्रोसेस में हमारे
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो जाता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। रेस्पिरेटरी फेलियर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, टाइप 1 हाइपोक्सेमिक और टाइप 2 हाइपरकैप्निक। हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 60 से कम होता है। यही अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें वो या तो नॉर्मल हो सकता है या उसमें भी थोड़ी बहुत एबनॉर्मलिटी देखी जा सकती है। इस हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर यानी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर में जो गैस एक्सचेंज होता है एल्वियोलो कैपिलरी मेम्ब्रेन में वो इम्पेयर्ड हो जाता है, यानी एल्वियोलाई के जो हमारे फंक्शंस है वो इम्पेयर्ड हो जाते हैं और कैपिलरी मेम्ब्रेन में जो एक्सचेंज होना है वो हो नहीं पाता है क्योंकि पार्शियल प्रेशर बहुत ही कम होता है ऑक्सीजन का। टाइप 2 यानी हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर जिसमें पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है 50 mm ऑफ Hg से। ये बहुत ही एक कॉमन नहीं है, हाइपोक्सेमिक कॉमन ज़्यादा होती है, लेकिन मेनली जो हाइपरकैप्निक होता है उसमें जो पार्शियल प्रेशर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का होता है वो ज़्यादा हो जाता है और ऐसे केसेस में टॉक्सिसिटी हो जाती है और मेटाबॉलिक फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी फेलियर के चार्ट। दो फेलियर हो सकते हैं, लंग फेलियर या पंप फेलियर, जिसमें हमारा एक्सपेंशन और रिलैक्सेशन के साथ जब हमारे ब्लड पंप आउट होते हैं हमारे और पंपिंग इफेक्ट होता है हमारे हार्ट का, उसका फेलियर अगर है तो हमें टाइप 2 हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। यानी अगर पंप का फेलियर है तो वो हाइपरकैप्निक रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसमें पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अगर लंग फेलियर है तो वो टाइप 1 हाइपोक्सेमिक रेस्पिरेटरी फेलियर है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर नॉर्मल भी हो सकता है या उससे थोड़ा सा घट सकता है, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो 60 के नीचे आ जाता है, 60 mm ऑफ Hg के बहुत नीचे आ जाता है, जिससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगती है बॉडी में और बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया रेस्पिरेटरी फेलियर पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।